एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो आईएनएस डेका की तरफ से आ रही है, जो कि विशाखापट्टनम में है और ये एक एयरफोर्स बेस है और इसका एयरपोर्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ईस्टर्न कमांड के हेड ने ये कहा है कि अब इसका एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल कम होता चला जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत कम होता है। उन्होंने कहा कि जो एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए जो स्लॉट दिया गया है वो लगभग 74% दिन में इस्तेमाल होता है पीक आवर में, और जब इसकी डिमांड बहुत कम होती है तब ये 50% होता है और रात के समय तो 34% ही रह जाता है। इसके अलावा वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो इसकी डिमांड और धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे किया यह जाएगा कि MiG-29 का अब स्क्वाड्रन यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। वो क्यों किया जाएगा? क्योंकि आईएनएस विक्रांत का जो होम पोर्ट होने वाला है वो विशाखापट्टनम ही होने वाला है, इसलिए उस पर इस्तेमाल होने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि एक स्क्वाड्रन यहाँ पर शिफ्ट करने की आज्ञा भी दी जा चुकी है। इसके अलावा जो नए एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे, चाहे वो FA-18 हो या राफेल M हो, क्योंकि वो आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल होने योग्य होंगे, इसलिए उनका भी प्लेसमेंट जहां तक मुझे लगता है फ्यूचर में वो भी यहीं पर होने वाला है। क्योंकि इस जगह पे ज्यादा एयरक्राफ्ट अब डिप्लॉय किए जाएंगे, इसलिए जो एयरपोर्ट को स्लॉट दिया गया है या सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए जो स्लॉट दिया गया है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि नेवी के एयरक्राफ्ट यहाँ पर ज्यादा उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी गश्ती ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक हम जानते हैं कि जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो आईएनएस हंसा में पोस्टेड हैं और शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में या शोर बेस्ड जो हमारी फैसिलिटी है वहां पर ही ये टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे हैं। 2 सालों से अभी किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमारे एयरक्राफ्ट या हमारे पायलट लैंड नहीं किए हैं, और ये सूखा आगे आने वाले 6 महीनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आईएनएस विक्रांत में एयरक्राफ्ट का इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। वो सी ट्रायल के लिए चला गया है और इंटीग्रेशन होते ही हमारे पायलट उसमें उतरना और टेक ऑफ करना स्टार्ट करने लगेंगे। और ये कहा जा रहा है, हमारे चीफ की तरफ से ये कहा गया था कि मई-जून 2023 में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में हमारे एयरफोर्स चीफ से 2-3 चीजें और पूछी गई, उसकी भी डिटेल उन्होंने दी है। एक, हमने ये सुना था कि टर्की को एक कॉन्ट्रैक्ट गया हुआ था जो कि फ्लीट सपोर्ट वेसल का था और ये 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला होने वाला था वॉरशिप, या आप कह सकते हैं फ्लीट सपोर्ट वेसल, जिसका की कॉन्ट्रैक्ट टर्की को गया था इसके डिजाइन का, और इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा दिया गया था। विशाखापट्टनम में ये कंपनी है जो कि भारत सरकार की कंपनी है, PSU है, डिफेंस PSU है। तो टर्की के अनाडोलू शिपयार्ड को इसका कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अभी तक नहीं हुई थी। L1 वो आए थे पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं हो रही थी। बीच में ये खुरपेश था कि भाई टर्की से किस तरह से हम लोग ये डिजाइन ले सकते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। धीरे धीरे करते करते अब हमारे नेवी चीफ के द्वारा ये कहा गया है कि जल्द ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हो जाएगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गाली पड़ने वाली है भारत सरकार को कि किस तरह से हम लोग टर्की के साथ हाथ मिला रहे हैं और डिजाइन उनसे ले रहे हैं। उनसे डिजाइन लेने का मतलब सीधे सीधे डिजाइन कॉम्प्रोमाइज होगा। खैर, ये फ्लीट सपोर्ट वेसल है, इसमें रसद सामग्री और भी लॉजिस्टिक सपोर्ट ये हमारे वॉरशिप को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हो सकता है इसीलिए भारत ने इस प्रकार का डिसीजन लिया हो कि इससे बहुत ज्यादा कोई हमारी सिक्योरिटी को हानि नहीं हो गई, तो किसी भी कंपनी को बेहतर डिजाइन इनके पास है उनको दे दिया जाए, या L1 जो आया हो उनको दे दिया जाए। ये मेरे कयास है, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे नेवी चीफ ने यह भी कहा कि जो 2 एयरक्राफ्टों को हमें खरीदना है नेवी के लिए, FA-18 और राफेल M, उनका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और इवैल्यूएशन चल रहा है और जल्द ही इवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा, या जिस एयरक्राफ्ट को हम खरीद रहे हैं उसका नाम सामने आ जाएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की, आसिफ मुनीर की। नया आर्मी चीफ बनते ही आसिफ मुनीर POK गए, वहां पे फॉरवर्ड पोस्ट का उन्होंने दौरा किया। कई वीडियो भी निकलकर सामने आई जो कि बिना आवाज की थी। लास्ट में एक आवाज आती है जो मैं आपको आगे जाके सुनाऊंगा। इस विजिट के दौरान उन्होंने अपने लोगों की हौसला अफजाई करी और भारत के द्वारा एक कमेंट किया गया था, हमारे नॉर्दर्न कमांड के हेड के द्वारा यह कमेंट किया गया था कि जब पार्लियामेंट बोलेगी, जब हमारी सरकार बोलेगी तो हम POK पे चढ़ाई कर सकते हैं, POK पे एक्शन ले सकते हैं। इसी का जवाब करते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपने मदरलैंड के एक एक इंच को बचाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यबद्ध हैं और वो बचाएंगे, और साथ ही साथ दुश्मन पर भी वार करेंगे अगर उन पर वॉर थोपी जाती है। तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान पे कभी वॉर थोपी गई है? पाकिस्तान ने तो खुद से आगे से शुरुआत करी है और भविष्य में करेगा भी, और ये चीज भारत को कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी वॉर लड़ने की जो अपनी टेंडेंसी है उसको खत्म करेगा। दूसरी बात, एवरी इंच ऑफ मदरलैंड, मतलब अपने मातृभूमि की एक एक इंच। कश्मीर उनकी कब से मातृभूमि बन गई और पूरा पाकिस्तान भी उनकी मातृभूमि तो है नहीं।
हालांकि चलो पाकिस्तान दे दिया गया, पर कश्मीर कब से उनकी मातृभूमि बन गई। पीओके में खड़े होकर वो मातृभूमि की बात कर रहे हैं। कश्मीर, पीओके सब भारत का है, भारत की हमारी मातृभूमि है और वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करे, कोई दिक्कत नहीं है। पीओके सीधे सीधे हमें लौटा दे, नहीं तो भारत को जब भारत की पार्लियामेंट कहेगी तो हमारी आर्मी आसानी से लेने के लिए काबिल भी है। और उस आवाज की बात मैंने कही थी वो ये है। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75I की, जिसमें कि अभी 1-2 कंटेंडर ही सामने आए हुए हैं, विदेशी पार्टनर सामने आए हुए हैं, जिसमें से साउथ कोरिया बहुत अच्छे से सामने आया हुआ है। स्पेन और फ्रांस के पास अपना AIP है, पर वो अभी तक किसी उनके सबमरीन में लगा हुआ नहीं है और उसको दिखा नहीं सकते, इसीलिए वो प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस टेंडर की डेट बढ़ा दी गई थी, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगस्त 2023 तक इसको डेट कर दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है। अब इसमें जर्मनी का भाग लेने का संभावना है। थाइसन मरीन ग्रुप जो उनका है वो इसमें भाग ले सकता है, पर सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम ये है, और वो कई बार इस चीज को कह चुके हैं, कि इसमें जो लायबिलिटी, वर्क की लायबिलिटी, समय पे सबमरीन पहुंचाने की जो लायबिलिटी है वो विदेशी पार्टनर पे ना होके देशी पार्टनर्स में होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत में ही बनाया जाएगा और उन देसी पार्टनर्स की फैसिलिटी में ही बनाया जाएगा। उनका ये कहना है कि जब हमारा किसी प्रोडक्शन में कंट्रोल ही नहीं है, किसी प्रोसेस में कंट्रोल ही नहीं है, तो उसके देरी के लिए वो कंपनी लायबल क्यों हो सकती। उनकी बात भी सही है, पर भारत ने ये क्लॉज इसलिए रखा है क्योंकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 5-6 सालों का डिले हो गया। इसलिए भारत ने ये क्लॉज रखा कि भाई जो मुख्य कंपनी है, OEM है, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराए। क्योंकि पिछले प्रोजेक्ट में, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के प्रोजेक्ट में भी OEM जो थे वो डिले कर रहे थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, इसलिए डिले से डिले होता चला गया। तो इस बार फिर से वही चीज़ किया जा रहा है, पर OEM का ये टेंशन है कि भाई हम इसके मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम इसकी प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, तो हम इसके लायबल क्यों होंगे। उनका ये कहना है, थाइसन ग्रुप का ये कहना है कि अगर इसमें थोड़ा सा ढील दी जाएगी तो हम जरूर इसमें प्रतिभाग करेंगे। अभी 8 महीने का समय, देखते हैं भारत क्या करता है। बात करते हैं चीन, और चीन में चीनी वायरस की बहुत तगड़े तरीके से फैला हुआ, आपको पता है टेलीविजन में काफी प्रोटेस्ट भी हमको देखने मिला था। हालांकि आजकल ये खबरें दबा दी गई हैं चीन के द्वारा, और मीडिया में ये कवर नहीं हो रहा है, पर प्रिंट मीडिया में ये चीज कवर की जा रही है। शी जिनपिंग, चाहे उनके देश का कोई भी हाल हो रहा हो, 0 कोविड पॉलिसी तो उन्होंने लगा दी है, पर वो विदेशी वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, केवल देसी वैक्सीन कह रहे हैं कि यही लगाई जाएंगी। और हम देख रहे हैं कि देसी वैक्सीन कारगर नहीं है, पर वो विदेशी वैक्सीन को ले नहीं रहे हैं। अब क्या करना चाहते हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके साथ ही साथ US ने अपनी उस पॉलिसी का फिर से समर्थन किया, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमारे ट्रूप्स के द्वारा इस वैक्सीन का शॉट लगा होना चाहिए और 2 से ज्यादा शॉट्स लगे होने चाहिए, यानी कि वैक्सीन पे अभी भी ध्यान दिया जा रहा है। और सभी देशों में ये डर है कि हमारे ट्रूप्स को कोई नुकसान ना पहुंच जाए भविष्य में, क्योंकि अभी ये जो बायो वेपन है इसका और भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाना लग रहा है, क्योंकि चीन अगर इससे परेशान हुआ है तो वो और लोगों को परेशान करना चाहेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बार हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।